नमस्कार मित्रों। उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच से मैं सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज हम क्या-क्या याद करूं, ये कार्यक्रम लेकर आए हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम किसी विशेष अतिथि को यहाँ पर आमंत्रित करते हैं, जिनसे हम इस शीर्षक के अंतर्गत यानी क्या-क्या याद करूं, अपने वो अतीत को याद करते हैं, उनका जो जीवन का सफ़र है, क्या रहा है, कैसे रहा है और उसके बाद जो उनके कार्य क्षेत्र रहे हैं विभिन्न अलग-अलग, उसके बारे में हम बातचीत करते हैं उनके साथ। आज उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच पर हमने यहाँ पर आमंत्रित किया है सुपरिचित मीडिया कर्मी और लेखिका और पब्लिक ब्रॉडकास्टर सुश्री उषा भसीन को। थोड़ी देर में इस मंच के साथ हम उषा भसीन जी को जोड़ देंगे। उसके बाद जो उनका कार्य रहा है और उनकी जो अलग-अलग गतिविधियां रही है अपने कार्यकाल के दौरान, उसके बारे में हम उनसे बातचीत करेंगे। आइए सबसे पहले जो आज के हमारे अतिथि हैं, उषा भसीन, सुपरिचित मीडिया कर्मी, लेखिका और पब्लिक ब्रॉडकास्टर, उनको हम इस मंच के साथ जोड़ देते हैं और उसके बाद विधिवत रूप से आज का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। आइए जोड़ते हैं। उषा जी प्रणाम, नमस्कार। नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है आप आज हमारे मंच के साथ जुड़ गई, उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच के साथ। और कार्यक्रम के आरंभ में मैं आपको सूचित करना चाहूँगा, वरिष्ठ साहित्यकार सरोजनी कौशिक जी हमारे साथ जुड़ गई। अक्सर उनका आशीर्वाद हमारे साथ रहता है और मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। अरुण कुमार पासवान जी आकाशवाणी के हमारे मित्र हैं, बहुत अच्छे कवि हैं, प्रसारण कर्मी हैं, वे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और जैसा कि हमारे मित्र जानते हैं, क्या-क्या याद करूं, आज की इस श्रृंखला में, इस कार्यक्रम में हमने यहाँ पर इस मंच पर आमंत्रित किया है उषा भसीन जी को, जिनका एक बहुत लंबा अनुभव और सफ़र रहा है पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग में। यानी जब हम पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग की बात करते हैं तो निश्चित रूप से आकाशवाणी और दूरदर्शन हमारी आंखों के सामने आता है, क्योंकि यही दो जो हमारे मीडिया के जो स्तंभ थे, आकाशवाणी और दूरदर्शन, उनका बहुत बड़ा रोल, उनकी बहुत बड़ी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है हमारे देश में, जहाँ पर हम सही मायने में जिसको हम लोक प्रसारण कहते हैं, उस क्षेत्र में। अब उषा जी का क्या उसमें रोल रहा है, उनकी क्या भूमिका रही है, उनके बारे में हम उनसे बात करेंगे। उनका बहुत लंबा चौड़ा परिचय है, मैं चाहता हूं कि उसमें समय बहुत निकल जाएगा। इस दृष्टि से मैं चाहता हूं उन्हीं से मैं बातचीत शुरू करूं, लेकिन इस बीच में प्रियवदा पांडे जी हमारे साथ जुड़ गई, भारत दास जी जुड़ गए, निरुपमा सिंह जी, सब हमारे मित्र हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं इस मंच पर। मैं मित्रों को बताना चाहूँगा, सुश्री उषा भसीन आकाशवाणी और दूरदर्शन में लगभग 40 वर्षों की सेवा दे चुकी है और सेवानिवृत्ति के समय आप एडिशनल डायरेक्टर जनरल के पद से रिटायर हुई हैं। तो आपका स्वागत है उषा जी, बहुत अच्छा लग रहा है। पहले अपने मित्रों के लिए 2 शब्द कहना चाहेंगे आप? जी, क्या ये जो आप और आपके पिताजी पहले मोहन निराश जी और बहुत भारी बड़ी एक विस्तृत फैमिली है, परिवार है, जो कि जीवन में मिला और मैं कहूँगी इस पब्लिक ब्रॉडकास्टर के प्लेटफॉर्म पे मिला और ये ज़िंदगी भर के इतने खूबसूरत रिश्ते बन गए कि मैं क्या बताऊँ। और मैं पीछे मुड़कर कभी देखती हूँ, कोई बात चलती है कॉलेज के दोस्तों के साथ तो या यूनिवर्सिटी के साथ, तो मुझे लगता है कि मैंने जो 19 वर्ष की उम्र में ये एक विद्रोही
निर्णय लिया था कि मैं और कुछ नहीं करके मैं आकाशवाणी जाऊँगी, तो वो मेरे लिए इतना अच्छा निर्णय था। कोई दैवी कृपा थी कि शायद मैं इससे खुश कहीं ना, मुझे और जितना कुछ इस प्लेटफ़ॉर्म पर मिला, वो शायद ही मुझे और कहीं नहीं मिला। क्या बात है, क्या बात है! बहुत अच्छा अच्छा आप का बहुत लंबा अनुभव रहा है, उसके बारे में हम आपसे बातचीत करेंगे। लेकिन शुरुआत में स्वाभाविक है कि हम और हमारे मित्र जो है आपसे ये जानना चाहेंगे, आपके जीवन का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा है आपकी, कहाँ से हुई है? देखिए, मेरा जन्म हुआ हिमाचल के हमीरपुर ज़िले में और मेरे पिता का घर तो है जहाँ ज्वालामुखी मंदिर आप सबने सुना होगा, वहाँ है। लेकिन मेरे नाना का घर भी उसके पास ही है और केवल केवल संदर्भ के लिए जहाँ की कंगना रनौत है, उस तहसील के आस-पास ही मेरा ननिहाल है और वहाँ मेरा जन्म हुआ। और मेरी माँ की मैं पहली संतान हुई और उसके बाद मेरे कुछ महीने बाद, मेरे जन्म के कुछ महीने बाद मेरे पिता चले गए। तो मेरे पिता का बड़ा समृद्ध परिवार था, सामंती जीवन था, जो भी जानता था। पर मेरे नाना की जो परिवार था, मेरे नाना अपने उस क्षेत्र में शायद सबसे पहले ग्रेजुएट थे और बीटी थे, लाहौर से पढ़कर आए। तो उनको था कि ये बहुत पढ़े-लिखे परिवार की लड़की है, तो मेरी दादी ने मेरी माँ को कहा कि तुम आगे पढ़ो। तो वो सब छोड़ के आ गईं और वो आगे उन्होंने पढ़ने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए और अपने पाँव पर खड़ा होने के लिए, देखिए उनको कमी शायद मेरे पिता के परिवार में भी नहीं थी, वो जायदाद बाद में मिली, लेकिन अपने पिता के पास भी कमी ना थी, पर वो किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहती थी। वो चाहती थी कि मैं अपनी बेटी को उच्च शिक्षा अपने बलबूते पर दूँ। तो वो 9 महीने के मुझ बच्चे को मेरी नानी के हाथ में सौंप कर खुद चली गई, ट्रेनिंग वगैरह कर बाद मैट्रिक किया, बाद में ग्रेजुएशन सब किया। तो मेरे नाना-नानी ने मुझे पाला। मेरे नाना हेडमास्टर थे, उनकी ट्रांसफ़र थोड़े समय में हो गई कुल्लू मनाली। तो भुंतर एयरपोर्ट जो है कुल्लू वैली का, उसके पास एक छोटा-सा गाँव है, वहाँ हम लोग रहते थे और तो वहाँ मेरा लालन-पालन हुआ और ग्रामीण अंचल था, लेकिन समा ये कि हर साल प्रधानमंत्री उस समय के पंडित जवाहरलाल नेहरू मनाली में मेडिटेशन के लिए आते थे और हम स्कूल के बच्चे ही केवल उनका स्वागत करने जाते थे। कोई पुलिस नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था, डीसी दूर खड़े होते थे और हेडमास्टर साहब की दोती होने के नाते मैं एक छोटी-सी माला उनके गले में डालती थी, वो पलट के मेरे गले में डाल देते थे। तो ये मेरे बचपन की शुरुआत है। और एक बार उन्होंने पूछा मेरे नाना से, हेडमास्टर साहब आपके लिए कुछ करें? तो मेरे नाना ने, आप सोचिए क्या माँगा प्रधानमंत्री से, एक स्कूल का हेडमास्टर बोलते हैं कि जी मेरे बच्चों को जहाज़ की सैर करा दीजिए। क्या बात है! तो साहब अच्छा। दिल्ली से जहाज़ आया, उसमें हम सब स्कूल के बच्चे बैठे और थोड़ा-सा मेरा वो कि मैं सबसे आगे बैठ गई और मेरी आँखों में आज भी वो विंग का वो लाल बल्ब जलता है। हालाँकि मैंने देश-विदेश की इतनी यात्राएँ करी अपने करियर में, प्राइवेट लाइफ़ में, लेकिन वो लाल बल्ब आज भी मेरी आँखों में जलता है और वो मेरी पहली यात्रा थी, शायद मैं 3 या 4 साल की थी। फिर वहीं मेरी शिक्षा हुई 10वीं तक, उसके बाद मैंने कुल्लू कॉलेज में किया और मैंने मैट्रिक में टॉप किया था पूरा डिस्ट्रिक्ट। फिर उसके बाद मैं बीएससी करने मंडी आ गई, वहाँ मैंने बीएससी में टॉप किया और फिर मैं शिमला चली गई एमएससी करने। और शिमला भी कहानी ये कि मिला था मुझे एडमिशन कुरुक्षेत्रा में और सब जगह, लेकिन गर्मी के मारे मतलब मैं पंखे के नीचे नहीं सो सकती थी। तो जैसे ही कुरुक्षेत्रा से हम इंटरव्यू दे के निकले, पता चला फ़ोन आया कि जी हिमाचल यूनिवर्सिटी में मास्टर्स साइंस एमएससी खुल गया है। तो हम वहाँ दौड़े शिमला और मेरा बॉटनी और ज़ूलॉजी दोनों में एडमिशन हो गया। बाद
क्या बात है, क्या बात है। तो आपने विज्ञान में यानी एमएससी आपने तो साइंस में किया है, तो जी। फिर उस समय क्या आपको ये नहीं लगा कि एमएससी का कोई विशेष फायदा उठाना चाहिए, आपको उसी लाइन में जाना चाहिए? तो आपने आकाशवाणी में यानी पब्लिक ऐसा सर्विस हुआ नौकरी। जी, जी, जी। ऐसा हुआ था। हाँ, बिल्कुल था। मेरे घरवालों को तो लगता था कि आगे मैं पीएचडी करूँ। मेरे हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी मेरा इंतज़ार कर रहे थे पीएचडी के लिए, जो उन्होंने मुझे बाद में बताया कि हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। और घर के लोग पहले तो था कि भई अब तुम आईएएस के लिए परीक्षा दो, तो मैंने कहा अब मैं आगे कोई इम्तिहान लिखने वाली नहीं हूँ। और टीचिंग में मुझे कोई उस समय, आज मुझे बहुत अच्छा लगता है, उस समय मुझे कोई रुचि नहीं थी क्योंकि मेरे ननिहाल में बहुत टीचर्स थे। सो मुझे और मैंने आकाशवाणी में आना मेरा बड़ा संयोग से था। हम पहला जो बैच था एमएससी का, कुछ ज़्यादा वो था, दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक रिटायर्ड प्रोफ़ेसर थे, उन्होंने वो मॉनिटर कर रहे थे, तो अलाउड नहीं था कि हम कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करें। जबकि मैं स्कूल में पूरा डिबेट में, स्पोर्ट्स में, हर चीज़ में थी। देखिए छोटी जगह से जैसे होता है, उस छोटी जगह का मैं केवल एक सेंटेंस कहूँगी कि उस छोटी जगह में लालन-पालन होने से जो एक आत्मविश्वास मुझे मिला, वो शायद मुझे कहाँ तक पहुँचा गया, मैं यूएस डिपार्टमेंट के स्टेट ऑफिस तक पहुँचा गया वो मुझे। और तो आत्मविश्वास की कमी नहीं रही कभी। उस आत्मविश्वास के बलबूते पर ही अ, हुआ ये कि हम नहीं गए ह्यूमन राइट्स डे पे। हमारे यूनिवर्सिटी कैंपस में समर हिल में फंक्शन होना था। सब प्रोफेसर थे, सब थे, उनको कोई स्टूडेंट स्पीकर नहीं मिल रहा था क्योंकि बहुत से डिपार्टमेंट्स में छुट्टियाँ हो गई थी, बर्फ पड़ चुकी थी और कोई नहीं मिल रहा था। तो हमारी जो हॉस्टल की वार्डन थी प्रोफेसर मान, हमारी थी, उन्होंने शायद उसको कहा कि उषा गया हॉस्टल में, उसको बुला लाओ। तो इस तरह से मुझे बुलाया गया और अब बोलने में तो शायद बचपन से ही मुझे था, तो मैंने बोला जो भी बोला होगा, मुझे नहीं पता, मैंने बोला, मैंने बोला, खत्म। थोड़े दिन बाद पता चला कि वो तो जी चंडीगढ़ से ट्रिब्यून में काफ़ी बड़ी खबर आई और मेरा नाम-वाम आया। अगले समय उसमें गर्मियों में मैं जब यूनिवर्सिटी के अपने लैब में माइक्रोस्कोप पे काम कर रही थी, तो लैब असिस्टेंट आया कि मिस आनंद आपको कोई ऑल इंडिया रेडियो से बुलाना है। मैंने कहा मैं नहीं जानती, किसी और को बोला होगा, हमारी एक जूनियर आती थी वहाँ के। कहते वो फिर आया, नहीं आप ही को बुला रहे। तो मैंने कहा जब मैं गई जी, तो बोला जी हमारे युवाणी कार्यक्रम में एक परिचर्चा है, तो हम चाहते हैं आप उसमें। तो मैं चली गई और उसमें था राम चाहिए या रावण, तो उनको एक नहीं युवाणी में नहीं, जनरल में, तो उनको युवा प्रतिनिधि के रूप में मुझे बुलाया, तो मैंने जो भी बोला। तो सब लोग आए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं नहीं जानती थी प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव क्या होता है, डायरेक्टर भी आए, बड़ी तारीफ हुई। थोड़े दिनों बाद बड़ी कंट्रोवर्सी हुई हिमाचल में, शिमला में यूनिवर्सिटी क्यों खोलेगी जबकि वो इतनी, जो वहाँ का जो ज़मीन है और वहाँ की सुविधाएँ हैं वो मुश्किल हैं, तो सुंदरनगर में होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हमें वाइस चांसलर को इंटरव्यू करने के लिए कोई स्टूडेंट चाहिए। अब स्टूडेंट कोई ना मिले तो मुझे बोला, मैंने कहा हाँ कर लेंगे। मैं चली गई, मैंने उनको इंटरव्यू कर लिया। अब तो आकाशवाणी वालों को लगा कि मेरे साथ बड़ा अच्छा रिश्ता हो गया। थोड़े टाइम बाद बोला अब तो ड्रामा में ऑडिशन दीजिए, हमें पता ही नहीं ऑडिशन क्या होता है, मतलब कभी, हम तो सीधा भाषण प्रतियोगिताओं में जाने वाले लोग। तो मैंने वो किया तो मेरा क्लियर हो गया। और आपको विशेष कर जानकर खुशी होगी कि मुझे पहला कॉन्ट्रैक्ट मिला एक ड्रामा का, उसमें लीड कैरेक्टर थी मैं और मेरे ऑपोजिट थे अनुपम खेर। अरे वाह, क्या बात है। अनुपम खेर उस शिमला के रहने वाले हैं, उसी वक़्त वो एनएसडी से आए थे और फिर हम दोनों ने कितने दिन वहाँ स्टूडियो में रिहर्सल किया, तो ये मेरी शुरुआत थी, उसके लिए मुझे ₹15 मिले। थोड़े, अब मुझे ना कुल्लू मनाली वापस नहीं जाना था, मुझे शिमला रहना था। तो मैं किसी तरह से उनसे जुड़ने लग गई और फिर मैंने ड्रामा किया, फिर थोड़े समय बाद एक ट्रांसमिशन एग्ज़ेक्टिव की निकली।
पोस्ट। तो मैंने कहा कुछ अच्छा है, एग्जेक्टिव है, तो मैंने अप्लाई कर दिया। मेरी माँ मुझसे नाराज थी कि मैं आगे पीएचडी नहीं कर रही, जो सब घर के लोग नाराज। ये आकाशवाणी कहाँ से आ गई, उन्होंने सोचा भी नहीं था हमारी लड़की और एमएससी फर्स्ट क्लास कि वहाँ पहुँच जाएगी। तो मैंने मैं इंटरव्यू दिया, मेरा सिलेक्शन हो गया। वहाँ इंटरव्यू में मुझे पता चला कि मैं यशपाल जी के परिवार से हूँ। तो उन्होंने एक सवाल पूछा, मुझे उसका जवाब नहीं आया, हिंदी साहित्य पढ़ा नहीं था, मैं तो साइंस की स्टूडेंट थी। और एनीवे तो मेरा सिलेक्शन हो गया। एक वो टेबल, उस पे 2 फ़ोन दबाओ तो चौकीदार वो खड़ा हो जाए और जी किस क्लास, और बोलते थे कि जब वो हुआ इंट्रोडक्शन की आप तो नर्व सेंटर हैं पूरे स्टेशन का और 5 बजे के बाद आप स्टेशन की हेड हैं। इस तरह से मतलब ड्यूटी ऑफिसर को बोलते थे। तो बहुत अच्छा लगा साहब, मुझे बहुत मज़ा आया। शाम की छुट्टियों की हो तो शाम को वो मुझे मॉल रोड पे छोड़ने, मैं YWCA में रहती थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। थोड़े समय के बाद जब मेरी धीरे-धीरे सच्चाई सामने आई तो मुझे लगा ये कुछ गड़बड़ हो गया। तो फिर उतने में ही कुछ महीनों में यूपीएससी की पोस्ट आई, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव। प्रोग्राम तो एग्जीक्यूटिव, जी जी। हाँ, हाँ, तो हमारे सीनियर थे एक वो मिस्टर गुप्ता। तो मिस्टर गुप्ता मेरे सीनियर थे, तो उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया। हाँ, ये भी हुआ था कि मैं ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव थी, लेकिन पहले दिन उन दिनों इमरजेंसी थी, 75 की बात है। तो उन्होंने मुझे एक बड़ा-सा टेबल दे दिया प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव का, उसपे कहा कि आपको ये स्टेटमेंट बनानी है, तो मैं बड़े-बड़े पेपर्स उनको जोड़कर 20 पॉइंट की स्टेटमेंट बनाती थी और पॉजिटिव पब्लिसिटी की, और वो सीधे प्रधानमंत्री के ऑफिस में जाती थी। तो मैंने पूछा बाद में कि आपने मुझे क्यों दी थी? कहते 20 नहीं, सूत्री आप कार्यक्रम जिसको कहते थे, 20 सूत्री कार्यक्रम। जी जी। 20 सूत्री कार्यक्रम और पॉजिटिव पब्लिसिटी। तो वो स्टेटमेंट उन्होंने दी, तो उन्होंने कहा क्योंकि आप साइंस की हैं, आप लोगों की अप्रोच थोड़ी फर्क होती है। तो इस तरह से उन्होंने धीरे-धीरे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाया और बोला नहीं, आप ना अगर आपका यूपीएससी आप एक बार अपीयर हो जाइए, उसके बाद छोड़ना, आप मत छोड़िए अभी। मतलब ही इंसिस्टेड। और जब मैं गई अपना वो फॉर्म करने चीफ इंजीनियर के पास, मतलब साइन कराने के लिए, तो कहते मिस आनंद, यू आर एमएससी फर्स्ट क्लास फर्स्ट एंड व्हाट आर यू डूइंग हियर? तो मेरे तो आंसू टपक गए। तो पर गुप्ता जी ने मुझे कहा नहीं, आप एक बार अपीयर हो जाइए। तो जब मैं उनको तो जैसे कि मेरा सिलेक्शन हो ही गया। जब मैं अपीयर हुई साहब, हुआ तो दोपहर को मैं खाली हो गई यूपीएससी से, और अगले दिन हिमाचल प्रदेश सर्विस कमिश्नर का लेक्चरशिप के लिए इंटरव्यू था। सेंट बीट्स कॉलेज जो बड़ा मशहूर कॉलेज है, वहाँ पे पोस्ट थी। तो आप मानेंगे कि मैंने कहा मुझे जाना ही नहीं है, मैं ना अदरवाइज मैं बस पकड़ के पहुंच जाती शिमला। मैं गई नहीं टाइम से, और मैंने कहा जो है सो, मतलब इतना उस उम्र में इंसान कॉन्फिडेंट होता है या जो भी कह लीजिए। मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं शिमला में पोस्टिंग मेरी हो गई, और मेरे आ गए तो जैसे इतना खूबसूरत एक संसार फैल गया। तो कितने साल आप फिर शिमला में रहे? मैं 1975 से लेके लगभग 9 साल प्लस वहां रही। और शिमला एक ऐसा स्टेशन था ना उपेंद्र जी, जैसा हो नहीं सकता, कि गर्मियों में वहां हर बॉलीवुड का सेलिब्रिटी, प्रेसिडेंट, हर लोग वहां पहुंचते थे। बड़ी बड़ी बैठकें होती थी, कवि वहां वहां से मेरी दोस्ती शुरू हुई पद्मा सचदेव जी से, क्योंकि क्या वो बात है। उन्हीं दिनों उनकी वो आया था रिकॉर्ड्स लता जी का, मल्ला तू लोक पन्नन ठिकड़ियां ता बदाम पन्ने तू, वो डोगरी का एक गीत था जिसे लता जी ने गाया था। और तो मैं भी ये कांगड़ी बोल रही थी, मैं वो डोगरी, मतलब काफी मिलती जुलती है। तो हमारी वहां से दोस्ती इस तरह से धीरे धीरे, वहां मैंने शास्त्रीय संगीत की मुझे कोई जानकारी नहीं थी। वहाँ कंट्रोल रूम में वहाँ उनसे म्यूजिक आर्टिस्ट आते थे, शोभा गुट्टू आई, और मतलब कहाँ हमारे म्यूजिक के प्रोड्यूसर थे, उनको बहुत शौक था, उनके कॉन्टैक्ट्स भी, सबको बुलाते थे, रिकॉर्डिंग्स होती थी, और बहुत मजा आया मुझे। और बहुत मौके मिले मुझे वहाँ, ऐसे मौके की शायद वो मेरी फाउंडेशन थी ऑल इंडिया रेडियो में। कोई काम ऐसा नहीं था जो मुझे करने का अवसर नहीं मिला।
प्रोग्राम, चिल्ड्रन, विमेन, साइंस, नरेशंस, हिंदी, इंग्लिश, ड्रामा। मतलब बाद में जब उन्होंने कहा वो ड्यूटी ऑफिसर और पैक्स से बनने के बीच में थोड़ा सा कि भाई ये कहाँ पहुंच गई हो आप, लोग बोलने लग गए आप इतनी पढ़ी। तो मैंने फिर अपने आप को अब्सॉर्ब कर लिया, मेरे को गाने का शौक, मैंने फोक म्यूजिक का ऑडिशन दे दिया, वो गा लिया। तो इस तरह से कर करा के और फिर मैंने साइंस प्रोग्राम में अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट को बुलाया। वो कहते हैं व्हाट आर यू डूइंग हियर, वी वर एक्सपेक्टिंग यू, यू वर माय बेस्ट कैंडिडेट फॉर पीएचडी। तो एनीवे ये सब हुआ, लेकिन मुझे वहाँ इतना अच्छा लगा, एक्सेप्ट अंतरराष्ट्रीय कवरेज को छोड़कर वहाँ मैंने सब कुछ किया। पार्टी पॉलिटिकल ब्रॉडकास्ट जो हमारे होते, वही जगह है जहाँ आखिरी उसमें मैंने शांता कुमार जी का स्क्रिप्ट रिजेक्ट, जबकि मैं उनको एज सिटी सीएम जानती थी, उनकी पत्नी को एज अ कवियत्री मैं जानती थी, पर मैंने उनका रिजेक्ट किया। और उनका वो मुझे आज भी मेरे पास चिट्ठी है कि कितनी उदारता से और कितने अच्छे इज्जत से उन्होंने मुझे पत्र लिखा कि मैं दोबारा आलेख भेजा। वहीं मुझे मौका मिला मिसेस गांधी को उनके हत्या से 2 महीने पहले वो हिमाचल आई थी 6-7, तो 3 जगह मैं उनके साथ थी ट्राइबल एरिया में, लाहौल स्पीति में, इंक्लूडिंग एक जगह वो ट्रूप्स के साथ। तो बहुत अवसर मिले मुझे और मैंने बहुत सीखा जो आज अच्छा मुझे अच्छा, अब फिर आप शिमला से आप दिल्ली शिफ्ट हो गई, तो ट्रांसफर क्या हो वो गए, हाँ ट्रांसफर होकर आई। जी, जी तो क्या क्या आपकी इच्छा थी दिल्ली आने की, या आपको कहा गया कि अब आप अपना क्षेत्र बढ़ाइए और दिल्ली में हाँ, बहुत सारे मुझे जी कहा जी गया कि जो कुछ आपने करना था वो शिमला में कर लिया, अब आप जाइए। और एक जगह शायद एशियन गेम्स में, मुझे लगता है किसी एक, वो लंबा हो जाएगी बात, एशियन गेम्स में मुझे बुलाया गया था। तो तब भी मैं कहूँगी मैंने पहले मना कर लिया कि हमारी जॉब ऐसी है, टाइम कोई नहीं, 11-12 बजे, और मेरे इन लॉज यहाँ है, पता नहीं क्या सोचेंगे। तो मेरे हस्बैंड को पता चला, उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल नहीं, तुम जाओ। तो ये देखिए, अगर आप मैरिड हो, आई एम श्योर दोनों के लिए, पर शायद औरतों के लिए ज्यादा, कि अगर आपके हस्बैंड की सपोर्ट नहीं है तो आप कुछ कर नहीं सकते। उन्होंने कहा तुम जाओ, तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो मैं आई एशियन गेम्स में, वहां मुझे लगता है डीजी साहब उस वक्त शिंदे साहब थे, उन्होंने किसी काम में, किसी इमरजेंसी में मैंने अपने आप को ऑफर किया था एज ड्यूटी रूम में काम करने। वो इमरजेंसी हो गई थी एशियन, तो उन्होंने वो नोटिस किया था और उन्होंने फिर शायद मेरे डायरेक्टर को भी बाद में बोला। तो इस तरह से मेरा ट्रांसफर था। और आते ही मेरे जीओएस में जनरल ओवरसीज सर्विस की इंग्लिश सर्विस पोस्टिंग मिली, और वहाँ पे जो एथनिक रेडियोज यूएस से, यूके और कनाडा के, वहाँ के लिए स्पेशल कैप्सूल फॉरेन मिनिस्ट्री जो है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, वो भेजती, उनके उसमें बनते थे वो। तो वो जी जी जी। तो वो ये क्या हुआ? नहीं, ये आपका कॉल आया होगा, कोई बात नहीं, कॉल को डिस्कनेक्ट करिए, आप बात करिए। नहीं, मैंने जी कॉल तो लिया ही नहीं, कुछ आया था यहाँ पे। हाँ, तो तो कैमरा आपका ऑफ हो गया, कोई बात नहीं। आप अभी कॉल आया होगा दोबारा, आपका। नहीं, हाँ, फिर से आप करिए, कोई बात नहीं, आराम से। हाँ, तो इन द मीन टाइम हम नहीं समय नहीं बर्बाद नहीं कर। नहीं नहीं, हम आपको देख नहीं पा रहे हैं, आप पुनः हमारे साथ जुड़िए, कोई बात नहीं, आराम से बात चल रही है, कोई कॉल आया होगा आपको। हाँ जी जी, तो मैंने हालांकि कॉल नहीं लिए। तो नहीं, फिर कोई हुआ बात नहीं। ये कि दिल्ली आके फिर उस जगह मेरी पोस्टिंग हो नहीं गई। नहीं, उषा जी आपकी, हाँ अब ठीक है, जी जी बताइए। तो पोस्टिंग हो गई, तो वहाँ पे बहुत अच्छा, चुनौतियां रही, पर मैं अच्छी अच्छी चीजों को याद करूंगी। और वहाँ अच्छा फिर अचानक, जी जी जी, मतलब आपकी ब्रॉडकास्टिंग का जो जिस पर मैं विस्तार से आपसे बात करना चाहूँगा, सही मायने में जो आकाशवाणी का रोल था वो था लोक प्रसारण सेवा के क्षेत्र में। तो जी उसमें आपने कुछ विशेष सीरियल बनाए, विशेष जी कार्यक्रम बनाए आकाशवाणी के लिए, और वो जी विशेषकर आपको वो काम सौंपा गया था, जिसमें जी मैं कुछ नाम लेना चाहूँगा, लेकिन उसके बारे में आप हमारे मित्रों को बताइए, वो भी जानने के लिए उत्सुक होंगे। जैसे आपका जो रेडियो धारावाहिक था तिनका तिनका सुख,
जो वीमेन एम्पावरमेंट पर बना हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट सीरियल था वो। यह कहाँ आगे हम ये पर्यावरण पर था। दहलीज जीवन सौरभ, ये एडोलसेंस का जो वो आयु होती है युवा अवस्था की, उस पर आपने बहुत बेबाकी से बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे बनाए जो कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि इस तरह के विषय पर आप खुले तौर पर बहुत ही स्पष्ट रूप से युवा युवा पीढ़ी जो हमारी है उनको समझाने के लिए ऐसे कार्यक्रम बनाएंगे। उनके बारे में हमें जरूर बताइए, बहुत रोचक कहानियां हैं उसकी। हाँ जी, तो पहला उस श्रृंखला में है जीवन सौरभ, जिसने मेरे शायद जीवन की दिशा बदल दी। वो इस तरह से कि वो तो पहले ये कि वो हमारे डीजी थे उस वक़्त शिंदे साहब, उनका आइडिया था कि ये जो आजकल की युवा पीढ़ी है इनके लिए कुछ करना चाहिए। अब जो उनके नंबर 2, नंबर 3 की कमेटी थी, पूरी कमेटी बनी साहब, और उसमें 9-10 नाम लिए गए, उनमें से मेरा नाम चुना गया, तो बड़ी कृपा उनकी। तो एनीवे, तो जब वो मुझे काम सौंपा गया तो सब वो कमेटी बोले ऐसा क्या करना चाहते हैं डीजी साहब की जो युवाणी पूरा चैनल था ना यूथ के लिए, तो नया क्या करना चाह रहे हैं? अब जब मैं उनके पास जाऊँ तो मैं अब उनसे क्या पूछूँ कि सर आप क्या बनाना चाह रहे हैं? तो मुझे लगा कि नहीं, मैंने नहीं पूछना। तो इसका मतलब ये है कि मेरा चुनाव गलत है अगर मैं उससे पूछती हूँ। तो मैंने ये किया कि मैं नई-नई दिल्ली आई थी, साल सवा साल ही हुआ था, तो मैंने मेट्रॉन उठाकर जगह-जगह घूमना शुरू कर दिया। एडमिनिस्ट्रेटिवली दैट वाज़ अ वेरी इनकरेक्ट प्लेसमेंट। मैं जियो एक्सटर्नल सर्विसेज में काम करती थी, मुझे दिल्ली स्टेशन में उन्होंने रख दिया। वहाँ मुझे कोई गाड़ी भी नहीं देता था, लाइब्रेरी से टेप नहीं मिलते थे, मतलब बहुत दिक्कतें हुई एडमिनिस्ट्रेटिवली, लॉजिस्टिकली। और मुझे गाड़ी माँगे तो वो मुझे डिफेंस कॉलोनी फ्लाईओवर के नीचे, मैं किसी एनजीओ से मिलने जा रही हूँ, कभी कहीं जा रही हूँ, वहाँ छोड़ आए मुझे। अब मुझे दिल्ली का एबीसी नहीं पता। तो साहब पूछिए मत। तो एनीवे मैंने क्या किया कि अब मुझे किसी से कुछ नहीं पूछना। मैंने जा के स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स में, जहाँ मुझे किशोर और बच्चे या इससे थोड़े बच्चे मिले, उनसे बातें करना शुरू कर दी। शुरू में तो उनको लगता था, मैं भी 30s में थी उस वक़्त, तो अर्ली 30s में 2 बच्चों की माँ थी। पर धीरे-धीरे मतलब कैसे उनका वो जो आयरन कर्टन था वो भेदा, और फिर जो एक संसार मेरे सामने उपेंद्र जी आया, फिर जो उन्होंने कभी फुसफुसाते हुए, कभी कैसे अपनी सारे दिल के मतलब बातें खोल के मेरे सामने रखी, मैंने कोई दर्जनों टेप भर दिए। अब मैं दर्जनों टेप भर के फिर मैंने वो सुने, और फिर मैंने 13 एपिसोड उसमें से निकाले। जब मैंने पहला एपिसोड निकाला, हाँ, उसको शुरुआत के लिए मुझे लगा कि कुछ चाहिए, तो मैंने मृणाल जी से रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने 4-5 मिनट का एक प्ले मुझे लिखकर, मैंने बताया कि ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं पर आप इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग, तो उन्होंने वो लिखा। बाकी वो सारा जिसे कहते हैं ना रियलिटी टीवी, तो वो ये रियलिटी रेडियो विद ट्रू वॉइसेस। फिर वो मैं उनको हाँ, फिर वो एनीवे लंबी कहानी है, उस पर बाद में मैंने रिसर्च पेपर लिखा जो कि इंटरनेशनल एक जर्नल में पब्लिश हुआ। तो मतलब वो जो था वो, और बाकी लंबी बात नहीं करूँगी, तो जब वो धारावाहिक प्रसारित हुआ, तो पूरा योग बत्रा ने हिंदुस्तान टाइम्स में पूरा कॉलम उस दिन का, मीडिया का उस सप्ताह का, उसको दे दिया, और बहुत अच्छा स्टेट्समैन ने दे दिए, हिंदी में भी शायद आए। तो बड़ी चर्चा हुई। मिनिस्टर जो आईएनबी थे उनको डीजी का फ़ोन आया उनका। फिर एक बार डीजी ने मुझे कहा कि हरीश खन्ना थे हमारे ना, जो फॉर्मर अब नहीं है, जो डीजी थे दूरदर्शन के, आईएएस ऑफिसर थे, कि वो इसके हैं, पीएफआई के हेड थे, पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया से, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। मैं वहाँ गई, तो वो तो साहब बहुत प्रभावित थे उससे। आप मानिएगा, अगले कुछ सप्ताह में उनकी मीटिंग थी, जेआरडी टाटा आए थे। उन्होंने मुझे जेआरडी टाटा के सामने प्रस्तुत कर दिया कि दिस इज़ द लेडी हू हैज़ डन दिस काइंड ऑफ वर्क फॉर एडोलेसेंट्स। और उसके बाद उन्होंने बड़ी इच्छा ज़ाहिर की कि वो ऑल इंडिया रेडियो के साथ कोलैबोरेशन करें।
पर उसके बीच में एनीवे पर मतलब क्या हुआ, जीवन परिवर्तन क्यों हुआ? 6 महीने लगे उपेंद्र जी, मैंने 6 महीने में सोई नहीं लिटरली। और बीच में मेरे हस्बैंड आए तो पहली बार बोले, क्या हो गया है? ऑल इज वेल एट इन योर ऑफिस। पर और मैं मुझे स्टूडियो नहीं मिलता था एडिटिंग के लिए, तो मैं पूरा संडे एडिट करती थी अपने बच्चों को कैसरोल में खाना डालकर। मैं जो ब्रॉडकास्टिंग हाउस में वो है ना अपनी वीणा वादिनी बाहर, फॉयर के बाहर, उनको वहाँ बिठा देती थी, चौकीदार उनसे बातें-बूतें करते रहते थे और मैं सारा दिन एडिटिंग करके घर जाती थी। तो ऐसे जीवन सौरभ बना, और वो जीवन सौरभ आकाशवाणी का पहला धारावाहिक था, जो आकाशवाणी मतलब युववाणी पे नहीं, आकाशवाणी के मेन चैनल पर बहुत से पूरे हिंदी केंद्रों से प्रसारित हुआ और उसका रिपीट भी हुआ। उसके प्रसारण में जो मुझे प्रतिक्रियाएँ आई बच्चों की, उपेंद्र जी आज भी मेरे पास हैं और मैं पढ़ूँ तो मेरी आँखों से आँसू नहीं रुकते। उन्हें अपने दिल की एक-एक बात मेरे आगे रखी। उन दिनों मैं थोड़ी बहुत कविता लिखने लगी थी, कुछ छपने लग गई कादम्बिनी में इधर-उधर। मैं नहीं जानती, आज भी नहीं जानती मुझे लिखना कुछ भी आता है, लेकिन मुझे लगा कि ये असली कविता, क्या बात है! ये जीवन को छूने की बात है। उसमें कविता की प्रतिक्रिया में बड़े सुंदर मुझे पोस्टर आते थे, आपने हमारा ये छुआ। मैंने कहा पर वो तो दूर से है, ये तो मुझे डायरेक्ट कि दीदी ये उसने बोला, ये आप बताइए आप मेरी समस्या का। तो मुझे लगा कि नहीं, ये ही मेरा रास्ता है। और थोड़े समय बाद डीजी का मैसेज आया कि अब दूसरा करो। तो मैंने किसी से नहीं पूछा, मैंने उन्हीं लोगों से पूछा जो मुझसे टच में थे कि भाई मुझे अगला क्या करना है। तो उन्होंने कहा हमारी शादियां होती हैं तो समझते हैं। तो फिर अगला जीवन सौरभ 2 बना मैरिज इनकम्पैटिबिलिटी पे। इसके बीच में क्या हुआ कि यूपीएससी की दोबारा आई, मुझे तो 12 साल हो गए थे प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव बने हुए के प्रमोशन। आपको पता है हमारे डिपार्टमेंट में तरह-तरह के वो हैं। तो मैं दोबारा यूपीएससी गई, तो हमारे यहाँ लेटरल एंट्री होती थी, तो फिर मेरा असिस्टेंट डायरेक्टर सिलेक्शन हुआ। तो फिर मैं दिल्ली स्टेशन में असिस्टेंट डायरेक्टर हो गई। और उससे साल भर पहले स्टेशन डायरेक्टर की निकली थी, तो उसका भी वो हुआ। तो तीसरी बार मैं यूपीएससी गई, वो साल भर बाद डिले के बाद आया, तो फिर वो स्टेशन डायरेक्टर की थी। तो मैं स्टेशन डायरेक्टर बन के ग्वालियर चली गई और मेरे रिक्वेस्ट के बावजूद उन्होंने मुझे ग्वालियर भेजा। और मैं जब गई थी डीजी को रिक्वेस्ट करने, एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि नहीं, डीजी ने कहा है उनको ही भेजना है। तो मैं गई, तो मुझे तो केवल ये प्रॉब्लम थी कि भैया मुझे गर्मी में नहीं रहना, शिमले वापस चाहिए। तो उन्होंने कहा वो आपके करियर के लिए बहुत अच्छा होगा मिसेस बसीरा। फिर मैं उनको दोबारा कुछ बोल नहीं पाई कि शिंदे साहब से फिर वो जीवन सौरभ के दौरान बड़ा एक आदरणीय रिश्ता था। तो मैं चली गई ग्वालियर। लेकिन ग्वालियर का मेरा टेन्योर साल सवा साल का, मैं मेडिकल ग्राउंड्स पे मेरा ट्रांसफ़र हो गया था वापस। लेकिन वो टेन्योर भी अपने आप में इतना कर खूबसूरत टेन्योर था कि मैं आपको बता नहीं सकती। और फिर मैं वापस आई तो वो चिट्ठी जो खन्ना साहब ने लिखी थी डीजी को कि वी वांट टू कोलैबोरेट विद ऑल इंडिया रेडियो ऑन द लाइन्स ऑफ एंड इंस्पायर्ड बाय जीवन सौरभ, वो चिट्ठी मेरे टेबल पे, क्योंकि वो तब तक कुछ शुरू हो नहीं पाया। तो हुआ शुरू दहलीज। और दहलीज की पहली एक और पहल हुई आकाशवाणी में कि थिएटर की जो बहुत मशहूर लेखिका थी त्रिपुरारी शरण, क्या बात! त्रिपुरारी शरण, उनको मैंने पहले 26 एपिसोड लिखे। लेकिन उसमें एक शिक्षा और कि बाहर कोई कितना बड़ा क्रिएटिव आदमी हो, हर विधा का, हर माध्यम की अपनी आवश्यकताएं होती हैं। इसमें फिर आगे चलकर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला कि जो उन्होंने 26 एपिसोड लिखे, मैं माफ़ करें मुझे बहुत एडिटिंग करनी पड़ती थी उसको। उनको आदत तो थी थिएटर की, और एक तो काटना पड़ता था, भाषा थोड़ी बदलनी पड़ती थी, उसकी अप्रोच बदलनी पड़ती थी। और फिर थोड़ा ऑडियंस का रिएक्शन और तरह का आया। फिर मैंने एक तीसरी पहल की कि मैंने ग्रुप राइटिंग शुरू की दहलीज की। तो अगले 26 एपिसोड जो थे उसमें 3 राइटर थे, एक पुरुष,
2 महिलाएं, एक महिला ग्रामीण क्षेत्र की लल्ली थी और एक जो थी वो अलका जी थी, तो काफ़ी एस्टैब्लिश्ड राइटर थी। इनको इसलिए कि इन दोनों को मैं तोड़-मरोड़ सकती थी, बड़ी सीधी-सी बात है। लेले साहब मेरे डीडी जी थे, वो पहला आलेख जो है, चूँकि खन्ना साहब उन सबके सीनियर थे, तो जब खन्ना साहब आते थे तो हर कोई आदर से, कपूर साहब बिज़ी थे, सब मतलब खड़े हो जाते थे। तो खन्ना साहब एक बहुत बड़े नाम का आलेख मेरे पास लेके आए और मुझे ऐसा लगा ये तोता मैना की कहानी है। तो मैंने हिम्मत की, मैंने कहा नहीं सर ये तो नहीं चलेगा। कहते आर यू श्योर? मैंने कहा नहीं। पर उनका बड़प्पन कि उन्होंने माना। मैं ये भी कहूँगी कि शायद खन्ना साहब चूँकि मेरी बात सुनते थे और डीजी साहब ने पूरी खुला कि भैया जो ये आपस में कर रहे हैं कर, तो त्रिपुरारी शर्मा आई और फिर वो 3 आकाशवाणी के अपने लेखक। मुझे ये भी था एस्टैब्लिश करना, मतलब जिसे कहते हैं ना, बहुत सी चीज़ें होती हैं एक चीज़ से बहुत से तीर मारने होते हैं। मुझे ये था कि जो हमारे आकाशवाणी के अपने लोग हैं, वो कितने समृद्ध हैं, उनमें सम कितनी कला है, उनको सक्षम है। बहुत सक्षम है, उनको रिकॉग्नाइज़ केवल बाहर मत करिए, उनको भीतर भी तो करिए। तो बड़ी मुश्किल से मैंने मनाया था, पर ये फिर डीडी जी ने कहा आर यू श्योर यू वांट टू डू दिस? आई सेड सर आई वांट टू डू दिस। तो फिर दहलीज बना। तो दहलीज पे फिर कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में रिसर्च हुई थी पहले और बहुत कुछ हुआ, लंबी कहानी है। फिर दहलीज के बाद साहब वो लोग आए आकाशवाणी के अप्रोच करने जिन्होंने हम लोग टेलीविजन के साथ बनाया था। पॉपुलेशन कम्युनिकेशन इंटरनेशनल एक एनजीओ है अमेरिका में, तो वो आकाशवाणी में बना रहे थे, बल्कि मैं कुल्लू छुट्टी पे थी और मेरी छुट्टी को बीच में से काट के मुझे वापस बुलाया गया क्योंकि वो लोग आए थे। तो तिनका तिनका सुख की शुरुआत हुई और दहलीज भी मैंने ड्रामा में किया था, जबकि जीवन सौरभ 1 और जीवन सौरभ 2 रियलिटी रेडियो था और दहलीज ड्रामा था। हाँ, उसमें एक और पहली बात, उसमें भी फिर वही श्रोता मेरे साथ थे और उसकी क्या विधा है, क्यों वो साथ थे, ये बताने का समय आज नहीं है। और उसमें हाँ, एपिलॉग प्रोलॉग जो है, जैसे अशोक कुमार जी करते थे हम लोग में, तो दहलीज में करते थे अमोल पालेकर जी। उनकी क्या बॉम्बे बात में है। रिकॉर्डिंग होती थी, मैं यहाँ से उनको एपिलॉग प्रोलॉग के वो देती और उनका सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट मेरी टीम को पता क्या मिला? वो ये कहते कि उषा जी मुझे पता नहीं चला कि कब त्रिपुरारी जी ने लिखना बंद किया और कब आपकी टीम ने टेक ओवर किया। तो ये अपने आप में साबित करता है कि हमारे लोग कितने क्रिएटिव हैं, कितने सक्षम हैं। और उसके बाद हुई तिनका तिनका सुख, उसमें भी बाहर के लेखक भी थे, काफ़ी एस्टैब्लिश्ड में। ये नाम बाय द वे, बहुत से नामों के बीच में ये नाम गंगा प्रसाद विमल जी ने लिया। अरे क्या बात है। अरे मेरे उनका गुरु बड़ा थे वो। स्नेह उनका बड़ा स्नेह था मुझ में और बात चलते-चलते कि क्या चाहती हैं आप? क्या करना है? मैंने कहा ये करना है, पर ये है। और उसमें फिर एक और पहल, तो बड़ी पहलें हुई हैं इन सब में कि फिर उसमें मैंने गुलज़ार साहब से टाइटल ट्रैक लिखवाया। तो वो छाया जी के मार्फ़त मिला और उन्होंने कहा मैं उनसे बात करूँगा, गुलज़ार साहब ने कहा कि जो बना रही हैं, वो क्यों बना रही हैं और क्या बना रही हैं? तो मैंने उनको फ़ोन किया, डीडी जी के कमरे से हमारे पास तो फ़ोन नहीं होता था, तब तक मैं डेप्यूटी डायरेक्टर बन चुकी थी। तो मैंने किया तो पूछा उन्होंने क्या करती हैं, पहले क्या किया है वग़ैरह-वग़ैरह और क्या चाहती हूँ मैं इससे हासिल करना? तो उन्होंने कहा आप मुझे 2 एपिसोड प्रोड्यूस करके भेजिए। कहते मैं फ़िल्मों में भी ऐसे ही करता हूँ, तो आप अन्यथा मत लीजिएगा। मैंने साहब 2 एपिसोड अब आकाशवाणी में आप सोचिए क्योंकि मैंने प्राइवेट स्टूडियो अप्रूव करा लिया। तो वो 2 एपिसोड अप्रूव करके भेजे। अब उन्होंने गीत लिखा, उन्होंने कहा कि राजू तब आए थे नए-नए, इनसे आप संगीत करवा लीजिए और कविता जी ने वो गाया, तो वो तिनका तिनका सुख का गीत वो बना और उसके ये साल भर चला और उसकी अपने आप में तिनका तिनका सुख शायद आकाशवाणी का इकलौता कार्यक्रम है, मैं कह सकती हूँ प्रोबेबली कि जिसकी विदेशों में पीएचडी है उसके ऊपर, उसकी मेथोडोलॉजी के ऊपर और मास्टर्स थीसिस हैं बहुत सारे
और बुक चैप्टर्स में वो है और काफी उसका नाम हुआ। जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं मुझे लगता है। ना, मैं ये पूछना चाह रहा था कि इस तरह से तो आकाशवाणी में आपकी सेवा तो चलती रही, लेकिन उषा जी, बीच में आपने जिक्र किया कविता का, क्योंकि जी वो मुझसे छूट न जाए, क्योंकि कविता लिखने में भी आपने पहल की थी। और मैं समझता हूँ कि आकाशवाणी में इतनी व्यस्तता रहती थी कि कविता कितनी कोशिश आप करिए तब भी आप उसको ठीक तरह से रिलीजियसली फॉलो नहीं कर पाते थे, क्योंकि आपको समय नहीं मिल पाता था। लेकिन उसके बावजूद आपकी पुस्तक आ गई। पहले तो उस पुस्तक के दर्शन कराइए और उसमें से एक दो कविताएं सुनाइए। तो और बाद माफ में करिए, ये मेरे पास इकलौती कॉपी है और इसका ये कवर जो है वो थोड़ा फट गया है, पर मैंने ये हाँ, और ये जो है रखी हुई है, इसमें गिरिजा कुमार माथुर जी का लिखा हुआ है, जिन्होंने इसका विमोचन किया था, और क्या बात है। उनके हाथ का लिखा हुआ है। और उन्होंने तो ये मेरे लिए बहुत ही मूल्यवान चीज है। तो आप ये पढ़ना चाहेंगे कि जो मैंने इन्होंने लिखा है कि पहले? आप सुनाइए, बहुत अच्छी बात है जो माथुर साहब ने लिखे। हाँ, बताओ। हाँ, लिखा मैं है तो नहीं पढ़ा। शुक्रवार 29 मार्च 1991 में हिंदी अकादमी से ये हुई थी पब्लिश। पुस्तक के विमोचन के अवसर पर सरकंडा की कविताएं जिंदगी की उजास की रचनाएं हैं। जिंदगी की जमीन से जुड़ी कविता ही सार्थक होती है। मुझे आशा है कवित्री इसी सहजता के साथ अपने जीवन अनुभवों की धूप को शब्दों में अधिकाधिक उतारेंगी। गिरिजा कुमार माथुर। क्या बात है, क्या बात है, वाह, बहुत बढ़िया। अब आप एक दो कविताएं सुनाइए उसमें, उसके बाद बातचीत हमारी जारी रहेगी। कविता तो छूट गई, जीवन सौरभ ने छुड़वा दी थी, जैसे मैंने कहा। देखिए देखिए, कविता तो छूटती नहीं है, वो आपके साथ जी रही है, लेकिन जी आप उसको अब प्रकट रूप में सामने नहीं ला रही, वो अलग चीज है। हाँ, जी जी। ये है जो मेरा विजन है। आप शायद शेयर करेंगे कि पहाड़ में जब कुछ गूंजता है, पहले वो कहते हैं बचपन के टीले भी पहाड़ लगते हैं, पर वहाँ गूंजता था। तो चूंकि ये एक वहाँ की बड़ी अच्छी सी लोक कथा है, एक जोड़ा जैसे हीर रांझा, और वैसे वहाँ है रांझू फुलमू। तो मेरे आज भी मुझे ना बांसुरी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि वो तैरती है सारे पहाड़ों में, है ना। तो ऐसा लगता है वो खड़े हैं दो दूर पहाड़ों में और एक दूसरे से इसके जरिए बात कर रहे हैं। तो मैंने ऐसे ही निकाल लिया। बहुत मजा आता होगा जब पर्वत श्रृंखला के अभिमुख रांझू उस चोटी से हथेलियों की ओट, पहाड़ में ऐसे करके बोलते ना, आवाज लगाते, हथेलियों की ओट फुलमू फुलमू बुलाता होगा। क्या बात। बहुत मजा आता होगा जब पर्वत श्रृंखला के अभिमुख रांझू उस चोटी से हथेलियों की ओट फुरमू फुलमू बुलाता होगा। लहर लहर में तिर तिर ये स्वर चीड़ देवदार खंदक पहाड़ सब दोहराते होंगे, कितना मजा आता होगा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये स्वर लहर लहर में तिर तिर ये स्वर, ये चीड़ देवदार खंदक पहाड़ सब दोहराते होंगे, कितना मजा आता होगा। भरी पुलक से फुलमू, भरी पुलक से रोमांचित फुलमू कुलांचे मारती खलिहान में, कुएं में अपना बिंब देख खिलखिलाती शर्माती होगी। फांद कर ड्योढ़ी मदमाती बिस्तर संग घुल मिल जाती होगी। सचमुच हाँ, सचमुच बहुत मजा आता होगा। अब पलंग से सटे टेलीफोन, माउथ पीस से टकराते स्वर, तार कहाँ जुड़ता है, स्वर कौन दोहराता है। वाह वाह, क्या ये बात, शायद क्या उसका बात। भी दर्द था मेरा कि एक अंचल से, पहाड़ से मैं दिल्ली आई, तो उसके उस संदर्भ में बड़ी सी कविताएं हैं। तो ये एक है। एक और कविता सुनाइए, एक और। ये मैं, लोग कहते हैं, लोग नहीं कुछ मित्र, लोग नहीं, मैं मुझे कोई जानता नहीं है कविता में। तो
ये मेरी प्रतिनिधि कविता है उनके हिसाब से। क्या बात। मेरी माँ के चूल्हे में आग, मेरी माँ वाह के चूल्हे में आग बुझती नहीं, दबा दी जाती है। मेरी माँ के वाह वाह। चूल्हे में आग बुझती नहीं, दबा दी जाती है। गर्म रात के आगोश में चिंगारी रात भर सुबकती है, तो भोर भये तारों की छाँव में मेरी माँ बांस की फूंकनी में सांस फूंक फूंक कर उस चिंगारी को आग बना देती है। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया। गर्म राख के आगोश में चिंगारी रात भर सुबकती है, तो भोर भये तारों की छाँव में मेरी माँ बांस की फूंकनी में सांस फूंक फूंक कर उस चिंगारी को आग बना देती है। यहाँ महानगरी में वो आग कहाँ, यहाँ महानगरी में वो आग कहाँ, यहाँ तो आग हाथों से जलाकर हाथों ही से सुबह शाम बुझाई जाती है। ओए है, क्या बात है। उसमें उसमें प्राण कौन फूंकता है, उसमें प्राण कौन फूंकता है, तभी तो उसमें उपले की आग का वो दाह नहीं होता, वाह वाह वाह। तभी उसमें उपले की आग का दाह नहीं होता। मत सिखलाओ तुम मुझे जल जल कर बुझने और बुझ बुझ कर जलने का ये सिलसिला। वाह मेरी वाह माँ वाह। ने मुझे मेरी माँ ने मुझे उस चूल्हे पर रोटी सेक खिलाई है जिसमें आग कभी नहीं बुझती और मुझे सुलगना आता है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर कविता। बाद में फिर एक दो कविताएं सुनेंगे, बहुत अच्छी कविता। हमारे बीच में मैं उषा जी बताना चाहूँगा, भानु प्रकाश रघुवंशी जी अशोकनगर मध्य प्रदेश से जुड़े हैं, बहुत अच्छे कवि हैं। और पुष्पा कान्याल जी हमारे साथ जुड़ी हैं। योगेश त्रिपाठी जी बहुत बड़े नाटककार हैं, आजकल इनके खूब नाटक चल रहे हैं मध्य प्रदेश में। योगी जी आपका स्वागत है। अनिता पाटनी जी अमेरिका से जुड़ी हुई है, उनका स्वागत करता हूँ। और विकेश निझावन जी हमारे साथ जुड़े हैं, क्या बात है। बहुत सारे मित्र हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। जो अमलेंदु शेखर जी हमारे साथ हैं, आकाशवाणी के मित्र, वो भी। भूपेंद्र सिंह रैना वरिष्ठ साहित्यकार हैं जो जम्मू से जुड़े हैं। बहुत सारे मित्र हमारे साथ जुड़े हैं। मैं सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। अनीता रश्मि जी जुड़ी है हमारे साथ, बहुत अच्छी कवियत्री लेखिका है जी। डॉली टिक्कू जी हमारे साथ जम्मू से जुड़ी है। तो इस अरे तरह सब से हाँ, जी कुछ लेखक क्या ना दोष। कवि हैं। मैंने कहा लेखक कवि लोग हैं, इनके बीच में मैं केवल एक प्रसारण कर्मी हूँ। नहीं नहीं प्रसाद, देखिए आपने कविताएं जो एक दो सुनाई, बहुत अपने आप में सशक्त कर। अब देखिए कब, बहुत पहले की कविता है आपकी ये, जब सरकंडा ये आपका 80 के दशक की 80 के करीब आया था आपका ये। तो उसके 91 बाद में आया। 91 में। तो हम आपका वो कालखंड डिस्कस करेंगे जो आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रहा है। लेकिन उससे पहले कि आप दूरदर्शन जब गए, उससे पहले कुछ विशेष कवरेजेस आपने किए हैं आकाशवाणी से, तो कुछ संक्षिप्त में बताइए, कुछ रोचक घटनाएं सुनाइए। देखिए उससे पहले वो एक्चुअली वो कारण भी है मेरे जीवन सौरभ में। मेरे जैसे मैंने कहा था 9-10 लोगों के नाम थे, और दिल्ली के लोग तो भाई दिल्ली के लोग थे, हम छोटी जगह से आए थे। चाहे हम उस वक्त 10-12 साल के प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव थे। तो हर संस्था की अपनी ऊंचाइयां और गहराइयां होती हैं। तो उससे पहले अचानक मुझे सेकंड सार्क समिट बैंगलोर में कवर करने का मौका मिला। और लंबी बात है, छोटी करूँगी कि कई बार कई चीज़ें आपकी, और वो है ना पॉलो कोएल्हो की, कि जब आप कुछ भी प्राणपण से करना चाहते हैं तो पूरी कायनात आपकी मदद करती है। तो एक चैलेंज था वो मेरे लिए बहुत बड़ा कई ढंग से। तो साहब जब मैं कवरेज करने गई तो मुझे था कि मेरा कर्टन रेज़र, इससे पहले कि लाइव हो, कर्टन रेज़र मैं साहित्यकारों के लिए बता दूँ, तो पिछली रात को वो बहुत बड़ी एक चीज़ होती है आकाशवाणी के नेशनल बुकअप के लिए मैं गई थी। तो वहाँ भी थोड़ा-सा नाराज़गियाँ थी कि दिल्ली से कोई क्यों आए, वगैरह-वगैरह। तो मुझे लगा कि ऐसा कुछ होना चाहिए जो कि अपने आप में, तो मैंने सोचा कि उसमें बहुत बड़े, जो पूरी दुनिया के बहुत टॉप प्रेस के जर्नलिस्ट थे, उनके इंटरव्यूज़ थे मेरे पास।
और विधान सौदा पे खड़े होके मैंने 2-3 मिनट की कमेंट्री करवा ली। गीतांजलि अय्यर वहाँ थी उस समय, और मैंने सोचा कि हर फॉरेन मिनिस्टर मेरे कर्टन रेजर में होना। तो साहब कहाँ पकड़ूं मैं, 1-2 का हुआ, लेकिन उसके बाद बोला एयरपोर्ट पे मिलेंगे आपको, मेरे को पीआईबी वालों ने बोला। तो मैं जब बैठने लगी तो उस बस पे लिखा था ओनली फॉर विजुअल मीडिया। अब मैं आकाशवाणी की, तो ये भी एक बात है जो मतलब जिस पे चर्चा हो सकती है, पर अभी नहीं। तो मैं चढ़ गई उस पे, मैंने कहा देखी जाएगी कौन उतारेगा। तो चांस की बात थी कि उस दिन मैंने ड्रेस ऐसी पहनी थी, कमीज सलवार थी, पर वो ऐसी थी कि लोगों को लगा कि शायद ये कहीं बाहर की तो नहीं है, पाकिस्तान की तो नहीं है, वगैरह वगैरह। और मैं बिंदी शायद नहीं लगाई थी मैंने। और वहाँ मुझे फॉरेन मिनिस्टर मिल गए, साहब तिवारी जी मिल गए, वहाँ बांग्लादेश के मिल गए, वो सब मिल गए। उतने में सब इंतजार कर रहे हैं पाकिस्तान का। तो और भारत और पाकिस्तान के संबंध कोई बहुत मधुर भी नहीं चल रहे थे। तो साहिबजादा याकूब खान उनके फॉरेन मिनिस्टर थे और अब्दुल सत्तार उनके फॉरेन सेक्रेटरी थे, जो बाद में फॉरेन मिनिस्टर बने। तो जब वो आए तो मैं खड़ी थी वहां पे दरवाजे पे, और मैं उनके साथ साथ उस लाउंज में चली गई, और दरवाजा बिल्कुल बंद हो गया। और बाहर हजूम जर्नलिस्ट का और टेलीविजन का और सबका। तो उन्होंने बड़े अच्छे से, यस यंग लेडी प्लीज कम एंड सिट हियर। तो मैं बैठी, यस व्हाट डू यू वांट। तो मैंने बताया कि आई एम फ्रॉम ऑल इंडिया रेडियो द नेशनल नेटवर्क एंड आई एम कवरिंग फॉर द नेशनल हुकअप एंड आई वांट योर इंटरव्यू। तो वो पीछे उनके सोफे के पीछे खड़े थे अब्दुल सत्तार। तो वो यूं मेरे चेहरे की तरफ देखे और उनको बोला, क्यों आप क्या कहते हैं अब्दुल सत्तार साहब? कहते सर फॉर द सेक ऑफ द इंटरव्यूअर। और उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया। और जब मैं बाहर निकली तो वहाँ पूरा स्टैम्पीड था। रात को पीआईबी के जो चीफ थे उनका फोन आया, मैडम आपने मुझे कहाँ फंसा दिया, मैं तो मतलब स्टैम्पीड हो गया वगैरह। तो ये था। और जब उनको सुना डीजी ने और सारी टीम ने दिल्ली में, तो वहां से वो थोड़ी छाप पड़ी कि मुझे जीवन। तो ये आकाशवाणी का मेरा एक है। बाकी छोड़िए, मिसेस गांधी की डेथ से पहले जो कवरेज हुई उसमें भी अपने आप में एक इंटरनेशनल थोड़ा सा इशू हो गया था। तो कैसे मैंने उसको भेजा टेप को, तो वो छोड़ दीजिए। क्योंकि मेरा दूरदर्शन का टेन्योर भी बहुत ही बढ़िया टेन्योर रहा है, वहाँ अपने आप में बहुत पहले हो सकी। तो दूरदर्शन जाने का कैसे मौका मिला आपको, क्योंकि आप तो रेडियो में बिल्कुल अपना पूरा स्थान ऐसा है कि 91 में जब मैं यूपीएससी से सिलेक्ट हुई, तो वो कार्डर जो है वो स्टेशन डायरेक्टर ऑल इंडिया रेडियो दूरदर्शन का था, वो जॉइंट कार्डर था। और मैं ग्वालियर में बैठी थी, मुझे फोन आया। हर चीज में कहानी है यहाँ, कितनी कहानियां मैं संक्षिप्त करूं तो उसको सबको एडिट कर रही हूँ। तो मैंने कहा दूरदर्शन, क्योंकि मुझे लगा भाई मेरा तो कोई माए बाप है नहीं, कल को आज हर डिस्ट्रिक्ट में रेडियो स्टेशन खुल रहा है, मुझे भेज देंगे। और मेरे बच्चों की उस साल 3 वर्दियां हुई, 3 स्कूल हुए। तो मैंने कहा अब तो मैं दूरदर्शन मान लिया, वैसे भी ग्रोइंग मीडियम था। तो मुझे दूरदर्शन 91 में मिल गया था, लेकिन मैं रुकती रही। और 97 में जब मेरा प्रमोशन हुआ है सीनियर डायरेक्टर, तो 98 में तो मुझे जाना पड़ा, और मैं फिर कंट्रोलर बनी DD2 की। तो वो भी हुआ, लोगों ने जर्नलिस्ट भेजे कि भाई ये यंग आई है अभी और यहाँ सीनियर कंट्रोलर बैठे, को क्यों नहीं पता। भैया जी दिया उनको पूछिए। और वहाँ कुछ अच्छा हुआ, थोड़े टाइम बाद मुझे DD1 मिल गया। वहाँ उपेंद्र जी मेरे आगे एक नया DD2 DD1 में एक बिल्कुल नया जिंदगी, नया प्रोफेशन, नई एक्सपीरियंस, और इतने कमाल के एक्सपीरियंस। मैंने देखा कि क्या मार्केट फोर्सेस कैसे काम करती हैं और हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बहुत सीखा। मैंने उनसे बातें करके भी बहुत सीखा, प्रोड्यूसरों से। और DD1 में जब मैं थी, प्रोड्यूसर कौन आते थे, रामानंद सागर, चोपड़ा जी के यहाँ से संजय खान, सब लोग बड़े बड़े लोग आते थे। तो पर उस साल पैशन था कि अब कुछ करना है, तो बड़ा कुछ हुआ। आपके पास समय नहीं है। और उस साल, और शाह साहब, राजीव रत्न शाह, जो बाद में प्लानिंग के सेक्रेटरी थे और बाद में मेंबर बने, वो अभी उनका निधन हुआ है हाल ही में। तो वो मेरे CEO थे।
तो मालाकार साहब डीडीजी थे, पर मार्केट की बातें ना वो समहाउ मेरे को पकड़ में आ गई। और शाह साहब को था कि पैसे चाहिए, तो उस साल हमने डीडी वन का हाईएस्ट रेवेन्यू निकाला, तो वो हुआ। उनके जाने के बाद थोड़े समय के बाद आ गए अपने अनिल बैजल साहब, तो उन्होंने पता नहीं क्यों मुझे अपना ओएसडी बना लिया। मैंने कहा मैं सोचूंगी, तो उन्होंने ऑर्डर निकाल दिए। और अच्छा, फिर ये 20 करोड़ से 600 करोड़ की क्या कहानी है? तो ये क्या रेवेन्यू वगैरह का था क्या? जी जी, ये ऐसा हुआ। देखिए, आम जो प्रसार भारती के लोग हैं उनको शायद इतनी जानकारी गहराई से नहीं होगी, कुछ लोगों को होगी हमारे ग्रुप में, कि दूरदर्शन के पास, प्रसार भारती के पास, चूंकि पैसा प्रसार भारती बनने के बाद प्रसार भारती के पास अपना पैसा नहीं है। जैसे हम पहले सरकारी नौकर थे, तो अभी यहाँ तनख्वाहें आपकी मिलती हैं, लेकिन बाकी चलाने का, इन दोनों संस्थाओं को चलाने का पैसा काफी हद तक हमें कमाना पड़ता है। इसका बहुत लंबा चौड़ा वो है, इसमें नहीं जाऊंगी। तो सवाल ये कि हमें पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत थी, इतनी ज्यादा जरूरत थी कि बाद में तो मुझे फोन आता था प्रसार भारती में, मैडम कोई चेक आया क्यों, कि तनख्वाह देने के पैसे नहीं है। तो इस सच्चाई से शायद बहुत लोग परिचित नहीं है, या जो भी है। तो मिस्टर बैजल ने एक बोला कि हम ना सरकारी जो मंत्रालय हैं और PSUs हैं, उनसे हम पैसा लें। वो अपनी करते हैं इतनी सारी एडवर्टीजमेंट रेडियो, दूरदर्शन, प्राइवेट चैनलों पर, तो उसको हम हार्नेस करते हैं, उसका दोहन करते हैं। तो उन्होंने मुझे उसका हेड बना दिया, डायरेक्टर बना दिया ओएसडी के साथ। अब पहला हमने लिया वेंकैया नायडू जी से, उस वक्त वो रूरल डेवलपमेंट के मिनिस्टर। और अब आप ये समझिए कि वो लोग जो आपको, समझिए उन्होंने आपको खाने का ऑर्डर दिया, ये प्रोग्राम बनने हैं, ये ऐसे होना है, इसमें हमारी ये चीजें और ये ऐसे डिलीवर होना, ठीक है। उससे पहले दूरदर्शन में कमिश्निंग भी होती थी इन प्रोग्राम, जो थोड़े बहुत पैसे आते थे उससे वो लोग प्राइवेट प्रोड्यूसरों को दे देते थे और वो कमिश्निंग होती थी। तो आपका मतलब क्रिएटिव प्रोसेस में कोई कंट्रोल नहीं था, दखल नहीं रहता था। जी जी। लेकिन अब जब ये आया तो जवाबदेह हम हुए वेंकैया नायडू जी को सीधे, और उन्होंने भी कहा कि ये इन हाउस बनेगा। तो उसके हर चुनौती में देखिए एक बहुत भारी अपॉर्चुनिटी होती है, मेरा तो विश्वास है जिंदगी का। उसमें मैं पूरे देश में घूमी फॉर वर्कशॉप्स, और मुझे पूरे तंत्र की काफी समझ आने लगी। तो रूरल डेवलपमेंट के प्रोग्राम बने, कुछ बहुत अच्छे बने, कुछ बहुत खराब बने, जो भी हुआ। और पैसे ना मिले, जो भी हुआ, जी साहब पैसे, तो एक दिन मैं चली गई उनके पास, तो जो नहीं मिल पा रहे थे तो पैसे ले आई। तो बैजल साहब आगे से बोले जहाँ जहाँ पैसे बचे हैं ना उसको भेज दो, वो ले आए। तो इस तरह ये हुआ साहब। उससे पहले 20 करोड़ था। ऐसे करते करते हमने सब मंत्रालयों में जाना शुरू किया, सीओ बदले, कुछ हुए। तो मैं क्या करती थी, मैं फोन करती थी जाने से पहले, और सेक्रेटरी लेवल के लोग, मैं डायरेक्टर लेवल की, मेरे सीईओ, उनके बैचमेट, उनके जो भी, या उनके जैसे भी, हाँ, तो फर्स्ट नेम टर्म्स पे, तो वो मुझे क्या जाने, पर एनीवे दे वर नाइस। और जब मैं उनको प्लान अपना प्रेजेंट करूं, बड़े खुश कि हम दूरदर्शन के पीछे जाते थे, आपने तो बड़ा अच्छा प्लान। मैंने कहा यस सर, नाउ दिस इज द कॉस्ट। व्हाट यू मीन बाय कॉस्ट मिसेस बसी? सर पैसे, तो व्हाई शुड वी पे? We take free publicity from Doordarshan Yatra. Sir, when our staff gets transferred, they don't get free tickets on railways, that's government. We don't get free tickets on Air India, that's government. The only commodity we have is airtime. So please pay us. So I created a special rate card for government. अब ये मेरी मार्केटिंग की शिक्षा शुरू हो गई, स्व शिक्षा। स्पेशल रेट कार्ड बना जी, सब कुछ बना। और तीसरी पहल क्या हुई साहब उपेंद्र जी, जो सबसे चैलेंजिंग थी, वो ये कि लगा कि आपको खाना बनाने का ऑर्डर मिल रहा है, आप जवाबदेह हैं उसकी पौष्टिकता के लिए, उसके स्वाद के लिए, लेकिन आपने तो केटरर को दिया है, तो आप कहाँ से उसकी जवाबदेही करें? सही तो बात मैंने कहा ये खाना भीतर बनेगा। और जब मैंने ये कहा, तो इवन
मतलब सीईओ बैजल साहब भी कुछ भी कहते कि जिसको भीष्म पितामह बनने का शौक है, ये उनका वाक्य है, तो कोई क्या कर सकता है। और सबने कहा जी ये रेडियो से आई हैं, अब ये दूरदर्शन में इन हाउस प्रोडक्शन कराएंगे। लेकिन उपेंद्र जी, क्या बताऊं मैं, वहां भी वही हुआ जो आकाशवाणी में लेखकों के साथ इतना नहीं था, यहाँ तो बड़ा था, क्योंकि दूरदर्शन में प्राइवेट चैनल आने के बाद तो सिर्फ एयर टाइम की तिजारत की थी। महाभारत बना, उसका आपका नाम है, लेकिन वो आपकी क्रिएटिविटी नहीं है। आइडिया दिया होगा जरूर, लेकिन रामानंद सागर को या बी आर चोपड़ा को हम क्या सिखाएं। लेकिन जो हमारे भीतर का टैलेंट था, उसको का भी तो दोहन होना है, वो तो अभी मौजूद है, उनका गर्व क्या है। तो ये जब डेवलप, फिर बाद में हमने उसका नाम गवर्नमेंट बिजनेस सेल से बदल कर कुरैशी साहब ने उसका नाम रख दिया, अगले साल ओडीजी आए, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन डिवीजन। तो इस तरह से डेवलपमेंट कम्युनिकेशन डिवीजन बना। बैजल साहब के टाइम में दोनों मेरे पास, तब बोले नहीं तुम तो रेडियो भी जानती हो, यू भी जानती हो। मैंने कहा सर पर काम बहुत ज्यादा है। तो फिर आकाशवाणी का मैंने कहा उसको आप अलग करिए, नाम बताओ। तो सुखजिंदर जी उस मार्केटिंग डिवीजन की हेड बनी ऑल इंडिया रेडियो में, और दूरदर्शन में मैं चलाती रही, वर्कशॉप में ज्वाइंट करती रही, पूरे कंट्री में रूरल डेवलपमेंट की वर्कशॉप ज्वाइंट की। ये भी पहल थी कि आकाशवाणी और दूरदर्शन के भारत भर के प्रोड्यूसरों की जॉइंट वर्कशॉप्स थी, जॉइंट मीडिया प्लान बनी, जॉइंट क्यू शीट्स बनी, जॉइंट सब कुछ बना। हाँ, उसका एग्जीक्यूशन अलग अलग हुआ क्योंकि विधा अलग अलग थी। उसमें फिर हमें तीसरा प्रोजेक्ट मिला कल्याणी, जिसने कि शायद आकाशवाणी के इतिहास, दूरदर्शन के इतिहास में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किए। ये मेरे ख्याल में शायद विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ कैंपेन रही, और जिसने खासकर अंचलों में लोगों के जीवन बदल डाले। उनके जीवन की कहानियां, चुनी हुई कहानियों पर मैंने फिर पुस्तक लिखी, एक्चुअल स्टोरीज हैं ये, रियल स्टोरीज। ये पुस्तक है वो जीवन परिवर्तन का बेमिसाल मंच, क्या बात है, कल्याण। क्या बात। ये नेशनल बुक ट्रस्ट ने पब्लिश की है। और इसका प्रभाव केवल इतना ही बताऊंगी, बहुत बड़ी लंबी यात्रा है ये, सबसे चुनौतीपूर्ण लेकिन सबसे रोमांचक और सबसे ज्यादा सक्सेसफुल मेरे लिए था, जिसकी जड़ आकाशवाणी से आई थी। मेरी शिक्षा आकाशवाणी के धारावाहिकों से आई थी और शिमला से आई थी। ये तो उसका क्लाइमेक्स था या कल्मिनेशन था। और इसका इतना हुआ उपेंद्र जी की, कल्याणी के नाम से आपने सुना होगा 60s में लोग ऑल इंडिया रेडियो के नाम से रेडियो की राइस के रेडियो राइस बोलते थे, याद है। और मतलब ये था एडजेक्टिव। लेकिन यहाँ आकर जब ये हुआ तो दूरदर्शन में लोगों ने कल्याणी के नाम से अपने गांव के नाम रख दिए। जो कल्याणी, मलेरिया फ्री हुए, उनके नाम कल्याणी ग्राम, बांद्राभान मध्य प्रदेश में। लोगों ने अपनी बच्चियों के नाम कल्याणी रख दिए। लोग डॉक्टरों के पास जाके बोले कल्याणी गोली दीजिए, तो वो बोले वो कल्याणी गोली क्या होती है। तो फिर उन्होंने जो आंगनवाड़ी वर्कर्स और वो हेल्थ वर्कर्स जो है ना विजिटर, उन्होंने कहा कि सर जो कल्याणी में ये लोग बताते हैं तो मलेरिया की गोली दे दीजिए इनको। तो मतलब उसका इतना प्रभाव, इतना इम्पैक्ट आ गया था उसका, इतना प्रभाव आ गया था। हाँ, उसमें आप जानते होंगे शायद, उनको रिसर्च के लिए, मेरी जानकारी में नहीं था, उषा राय बहुत अच्छी जानी मानी इंडियन वो डेवलपमेंट जर्नलिस्ट है इंडियन एक्सप्रेस में, उनको एमएक पब्लिकेशन ने और कम्युनी वेल्थ ने लॉन्च कहा था रिसर्च करने के लिए। तो फिर बाद में उन्होंने जब फिलीपींस में इंटरनेशनल प्रेजेंटेशन किया तो शी सेज इफ इट वर्क्स द सेम वे इट इज द हार्बिंजर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन रूरल इंडिया। क्या बात। तो ये है दूरदर्शन पब्लिक ब्रॉडकास्टर। क्या बात है, क्या बात है। आपने तो लगभग 40 वर्ष दे दिए, तो अब हमारा समय भी लगभग हमें समाप्त हो रहा है जी। ने बता रहा है कि अच्छा, उसके बाद अब वर्तमान में आपने तो मैं उसमें एक दो चीज और बताना चाहूंगी कि जब मैं 91 में फिर मुझे कॉमनवेल्थ फेलोशिप मिला, तो फिर मैं यूके गई ग्वालियर जाने से पहले, और वहाँ मैंने लोकल रेडियो और जेंडर के ऊपर जो मेरा प्रोजेक्ट था वो स्टडी किया 3 महीने।
तो उन्होंने पसंद किया, 15 दिन एक्सटेंशन दिया। और उसके बाद दहलीज के ऊपर कह सकती हूँ, और जीवन सौरभ के ऊपर मुझे एक बहुत प्रेस्टिजियस फेलोशिप मिला, ह्यूबर्ट हच हम्फ्री फेलोशिप। तब तक केवल आईएएस ऑफिसर्स देश से जाया करते थे क्या बात है, अधिकतर। क्या बात है, क्या बात और है। 97 में जब इंटरव्यू हुआ तो इट इज़ गिवन फॉर लीडरशिप क्वालिटीज़ इन नेशनल डेवलपमेंट। ये यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से इनविटेशन आता है, और बाद में यूएस प्रेसिडेंट अपने हस्ताक्षर करते हैं इंक में सर्टिफिकेट के ऊपर। तो वो मिला मुझे, और 1 साल मैं वहाँ छुट्टी पे रही। तो वो ये आकाशवाणी के दहलीज कह सकती हूँ, और जीवन सौरभ की वजह से मुझे ये मिला, जिस काम को मतलब उन्होंने सराहा। और वहाँ जाके जब मैंने प्रोफेसर्स के साथ बात की, और ये मुझे सुनाने दीजिए एक बात, वो ये कि हमें क्योंकि काफ़ी सीनियर लोग जाते थे, अब भी आईएएस ऑफिसर भी जाते हैं, आईपीएस भी जाते हैं, और हर तरह के लोग जाते हैं। फिर बहुत हमारा 3 टीआर उसका सिलेक्शन होता है, बहुत कठिन सिलेक्शन है। तो वो पर साथ में यूनिवर्सिटी में प्लेस करते हैं। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड कॉलेज पार्क में थी, जहाँ मैंने मास्टर्स इन जर्नलिज्म किया। तो जब मैं गई प्रोफेसर के यहाँ, वो बड़े उनकी किताबें वगैरह थी, तो मैंने लिख दिया प्रोजेक्ट। मैंने कहा चलो क्या बुरा है, मैं ऑडिट कर लेती हूँ, मतलब मार्क्स ले लेती हूँ, मैं फ्री में क्यों। तो जब मैं गई, मैंने लिख दिया, मुझे टाइप करना नहीं आता। देखिए क्या छोटी छोटी चीज़ें आपके आर्टिकल, हम तो डिक्टेशन ही देते थे। तो जब वो मैं गई तो वो प्रोफेसर खड़े हो गए, माइकल गॉरेंज। तो मैंने कहा उषा तुम क्यों पंगे लेती हो, मन में सोचा क्यों तुमने ये लिखना चाहा। तो वो खड़े हो गए, हाथ मिलाया, कहते उषा यू हैव डन इट, I have only taught from the books. You have done it. My dear, expand on it. Expand on it. क्या बात है। और वहां फिर तिनका तिनका सुख की बात हुई। तो इस वजह से वहां मेरे उस फेलोशिप की वजह से, मेरी छुट्टी की वजह से, वहां मैंने एक चिट्ठी दी उनको, अपने अलीगढ़ के एक गांव की चिट्ठी, लुटसान की, जो श्रोताओं ने भेजी थी। और तब जो वो कहते हैं कि आफ्टर जीसस दे कोट द प्रोफेसर एंड देन एवर्ट रॉजर्स। तो वहाँ मुझे एवर्ट रॉजर्स एक कॉन्फ्रेंस में मिले, और वहाँ हम 2 लोग इकट्ठे थे, वो मिगल सैबिदो, जिनकी मेथोडोलॉजी पे हम लोग बना था, और दूसरी मैं नाचीज उनके साथ उस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस कर रही हूँ। और फिर ये आकाशवाणी की इज्जत। तो फिर वो आए रिसर्च करने साहब, लुटसान आए, मैं उनके साथ लुटसान अलीगढ़ गई, और फिर वो किताबों का सिलसिला तिनका तिनका सुख पे शुरू हुआ। फिर वो रिसर्च शुरू हुई, फिर वो सब कुछ हुआ, और बाद में उसके लैंग्वेज वर्जन भी बने, जिसका मैं नाम देती थी ट्रांसक्रिएशन नॉट ट्रांसलेशन, और फिर वो ओरिजिनल वर्जन बन के ब्रॉडकास्ट हुए। तो ये सब हुआ, पर इन सब का आधार है कल्याणी की उत्पत्ति, और कल्याणी का वहाँ पहुँचना जहाँ की वो जिंदगियों को बदल सके। क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छी बातचीत चल रही है, और क्या करें, समय की सेवा। हालांकि आकाशवाणी दूरदर्शन में तो यही था कि हमें जी अपनी समय सीमा में रहना है, लेकिन बहुत सारे हमारे कविता प्रेमी मित्र जुड़े हैं अभी। मेरी इच्छा है कि कार्यक्रम संपन्न करने से पहले कविता, देखिए सवा मैं आपको सच बताऊं उपेंद्र जी, क्षमा मैं बीच में बोल रही हूँ, कि कविताएं तो मैंने बहुत थोड़ी सी लिखी हैं, इतना एक संग्रह है। मुझे सचमुच में थोड़ा सा हिचकिचाहट है कविताएं पढ़ने में, क्योंकि इतने बड़े लेखक कवि हैं, और मैंने तो ये किताब 91 में की, उसके बाद मैं शायद खुद में भी बड़ी हो गई हूँ, हर तरह से बड़ी हुई हूँ, मैंने बहुत सीखा। देखिए और देखिए मैंने उन देखिए। बच्चों, और कहानियां मेरी काफी प्रसारित हुई। एक मेरा ट्रेवलॉग प्रसारित हुआ इंसिडेंटली, नवभारत टाइम्स में सीरियलाइज्ड हुआ था स्कड के साय में, क्योंकि मेरे पति इराक में थे और वो वहीं अटक गए थे लड़ाई में। तो महीना ओह, 2 महीना हमारा कोई उनसे संपर्क नहीं था। तो जब वो आए तो मैंने, और मैं भी इराक गई थी, तो उन लोगों ने इतना प्यार दिया था, मैं आपको बता नहीं सकती वो हिंदुस्तानियों को कितना कर प्यार करते हैं। और मतलब मुझे तो बहुत मिला, बिकॉज दे कुड सी बिंदी लगाई है तो इंडिया इंडिया, और बहुत प्यार करते हैं इराकी लोग हिंदुस्तानियों को। और तो मैंने वो स्टड के साइज भी वो, और मुझे कहा भी था बाद में किसी ने
कि आप ना इन सबका एक पूरा बना दीजिए। इतनी अच्छी आपकी कहानियां, एक कहानी है मातम, कादम्बरी में आई थी। तो एक वीरेंद्र गोयल थे, याद है वीरेंद्र गोयल जी हाँ हमारे? बिल्कुल बिल्कुल, जो तो हमारे उन्होंने कहा था, वो रूपक उन्होंने एकांश के इंचार्ज थे। जी 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 उन्होंने नाम दिया था उस कहानी को कैप्सूल, कि आपकी ये हम्म। कैप्सूल जैसी कहानी है कि मतलब ये तो मैंने कहा ठीक है। तो कविता पढ़ने में मुझे थोड़ा सा संकोच भी हो रहा है, क्योंकि मैं किसको क्या सुनाऊं। एक कविता सुनाएंगे, उसके बाद फिर हम कार्यक्रम संपन्न करेंगे। जी हाँ, अब शायद ये इंटरनेट के ज़माने में और भी ज़्यादा, ये 91 की है, तो मैं नहीं कहती कि आगे का मैं देख पाई थी, लेकिन मुझे ये अचानक ही आखिरी पन्ने पे है शायद ये, तो मैं इसी को पढ़ देती हूँ। नहीं, उससे पहले कि अच्छा, ये इसके पीछे जो चित्र है ये किस सन का है आपका? बहुत सुंदर चित्र है, ये दिखाइए ये जरा। मेरा 91 का ही है। अरे क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। अच्छा। जी, तब मेरे बाल लंबे होते थे, अमेरिका में गई तो वो इतने गिरे, मेरी जो हाउसमेट थी उसने पकड़ के मेरे बाल कटवा दिए। तो हाँ, देखिए मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ कि जब आप ऐसे किसी का ऐसे नहीं और किसी का, जब आप किसी का भी इंटरव्यू ऐसे कर रहे हैं, आगे के लिए सिर्फ एक विचार है कि महिलाएं जब करती हैं ना, तो जब वो इन सब और फिर आप इतने सीनियर पोजीशंस पे पहुंचती हैं और आप इन सब में से गुजरती हैं, और ख़ासकर हमारी जैसी महिलाएं जो शुरू करती हैं, तो इतने साधन थोड़ी होते हैं। जो हम स्टेशन हेड भी होते हैं, तो मैं तो नहीं अपने चपड़ासी को घर मतलब काम करने ले जाती थी, हमारे पास बाहर गार्ड नहीं होते। तो हमारे जैसी महिलाएं, उनके पास जिम्मेदारी पूरी है, लेकिन वैसे साधन नहीं है। उनके बच्चे भी उनके साथ चुनौतियां बर्दाश्त करते, क्या बात। वो भी एक बहुत बड़ी, क्योंकि मेरे आपके पास समय नहीं है, लेकिन इतनी चाइल्ड साइकोलॉजी पे इतनी वो सशक्त वो एनेक्डोट है मेरी एक बेटी का, जब मैं ग्वालियर में हेड ऑफ स्टेशन थी। तो एनीवे छोड़ दीजिए। महिलाओं पे है बहुत सी कविताएं। एक सुनाइए, एक सुनाइए। एक आप कौन था मेरे साथ जब युववाणी का एक ट्रेनिंग हुआ था, जब युववाणी का ट्रेनिंग हुआ, अचानक मुझे भेज दिया जी गोवा, और वहाँ हम जा रहे थे, तो मैंने एक कविता, वहाँ जो नदी है उसके ऊपर लिखी थी, शायद वो अब मुझे मिलेगी, मुझे नहीं पता था। चलिए ये सुन। उधार का जीवन, जन्म की प्यास, जीवन की आस, उधार का जीवन यही जीवन है। आत्मा की कह लीजिए ना, जन्म की प्यास, जीवन की आस, उधार की जिंदगी यही जीवन है। अतीत से संजोकर, वर्तमान में पिरोकर, वो रखे हैं ताक पर कुछ पल, वो रखे हैं ताक पर कुछ पल, कभी तो जिएंगे, प्यास हम पिएंगे। आली जेठ में घन बरसेंगे, क्या बात, आली क्या बात। जेठ में घन बरसेंगे, कैसा अजब ज्वार है, वर्तमान भी उधार है। बरस सके होना होगा घना मेघों को, बरस सके होना होगा घना मेघों को, अतीत से संजोकर, वर्तमान में पिरोकर, फिर कुछ पलों को रखना होगा ताक पर, जहां आते जाते चोरी चोरी नजर तो पड़ेगी, जहां हाँ, क्या आते बात। जाते चोरी चोरी नजर तो पड़ेगी, छलकेगी ढलकेगी तभी तो मेघ घने होंगे, हाँ, क्या बात। छलकेगी ढलकेगी तभी तो मेघ घने होंगे, बरसेंगे, प्यास हम पिएंगे और उधार का जीवन जिएंगे। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा लगा, बहुत विस्तार से और बहुत ही अनौपचारिक रूप से बातचीत हुई। बहुत सारे मित्र अभी भी जुड़े हैं, उनके लिए दो शब्द कहिए उषा जी। क्या कहूँ मैं, अब या तो कोई फीडबैक होता तो मैं उस पर बात करती, आपके शायद इस प्लेटफॉर्म पे फीडबैक की आपकी वो नहीं है,
ने अगर आगे हाँ। कमेंट्स बहुत सारे आ गए हैं और हमारे बहुत सारे मित्र अभी भी जुड़े हैं। बाद में जब ये फेसबुक पे रिकॉर्डिंग आएगी मैं आपको भेज दूंगा। तो नहीं, फिर कमेंट्स क्या आप है, कोई किस तरह के कमेंट्स है, मैं बहुत थोड़ा सा बहुत सारे कमेंट्स हैं। जैसे सरोजी कौशिक जी अभी भी जुड़ी है, बहुत सुंदर कविता, आपकी कविता की बहुत तारीफ कर रही है। प्रणव भारती जी अहमदाबाद से जुड़ी हुई है। नमिता सिंह जी भी अहमदाबाद से है। अरुण कुमार पासवान जी भी जुड़े हैं। पुष्पा कान्याल जी जुड़ी है। मल्लिका मुखर्जी, आपका भी स्वागत है मल्लिका जी, बहुत अच्छा लग रहा है। अमलेंदु जी जुड़े हैं, बहुत सारे मित्र जुड़े हैं। तो आप महेंद्र कुमार साहू जी, वो भी आपको नमस्कार कर रहे हैं। और अनिता रश्मि जी, बहुत सारे मित्र लगातार जुड़े हैं। बाद में उनके कमेंट्स का आप जवाब दे दीजिए, अच्छा लगेगा। जी जरूर जरूर। चलिए, बहुत अच्छा लगा उषा जी, आपने आज विस्तार से अपने जीवन के बारे में, इसलिए तो मैंने इसका शीर्षक रखा है ना, क्या क्या याद करूं। जी यानी जी अपने जी जीवन को बहुत याद करिए। अब ये जो जी पन्ने हैं इनको पलटिए और एक एक पन्ने में से जो कुछ मिल रहा है तो जी जी बहुत बहुत, तो मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आप आए, आपने बेबाकी से नहीं, बहुत सारी बातें कही, बहुत अच्छा लगा। और जो मित्र हमारे साथ जुड़े रहे उनका भी मैं बहुत धन्यवाद करता उन हूँ। सब का आभार, सुनने के लिए आभार, और उनकी प्रतिक्रिया की मुझे बहुत आशा से, बहुत आशा से प्रतीक्षा रहेगी। और बाकी आप सब लोग बड़े गण्यमान्य व्यक्ति हैं, लेखन में रुचि है पर और रखते हैं, पर मैं ये कहूँगी कि शायद हम लोग उतना कुछ नहीं कर पाते जितना हमें करना चाहिए। अपने सेहत की समस्याएं होती हैं, मेरे स्वास्थ्य के बहुत चुनौतियां रही हैं बीच में काफ़ी साल। तो मतलब ये सब है, उसके बीच में भी आप ये कर पाते हो और आकाशवाणी दूरदर्शन इतना कुछ कर पाए, इसके लिए ईश्वर की बड़ी कृपा और उन सब की बड़ी कृपा जिन्होंने बचपन में आत्मविश्वास दिया और जिन्होंने जगह-जगह पर मेरा हाथ थामा, प्रोत्साहन दिया, आइडियाज़ दिए। लेकिन उससे भी ज़्यादा मैं उन सबको नमन करती हूँ जिन्होंने मुझे उस दोहे को बार-बार याद करने के लिए चेतन किया, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छिपाए। क्या बात, क्या बात। तो चलिए, इसी ये सब नोट पर हम आज्ञा लेते हैं। नमस्कार जी, जी, नमस्कार। मित्रों, उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच पर अभी हमारे साथ जुड़ी थी सुपरिचित मीडिया कर्मी और लेखिका सुश्री उषा भसीन। और जो मित्र हमारे साथ जुड़े थे इस बीच में, मैं उनका फिर पुनः आभार व्यक्त करता हूं। अब मुझे यहीं पर आज का ये कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति दीजिए।